इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करेंगे ऑर्डर 7 के बारे में, जो सीपीसी में बताया गया है। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑर्डर 6 के बारे में, जहाँ पे अविभाजन संबंधी प्रावधान किए गए थे। ठीक है, अविभाजन को कैसे संशोधित किया जा सकता है, कब संशोधित किया जा सकता है, किसकी अनुज्ञा से संशोधित किया जा सकता है। ठीक है ना, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने देखा था। और आज के सेशन में हम बात करेंगे सिर्फ प्लेंट के बारे में, अर्थात वाद पत्र। जो अविभाजन है उसके अंतर्गत दो चीज़ें आती है। कौन कौन सी? वाद पत्र और लिखित कथन। लिखित कथन हम ऑर्डर 8 में पढ़ने वाले हैं, ये वाद पत्र आज ऑर्डर 7 में हम पढ़ेंगे। तो बने रहिए एंड तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम बात करें वाद पत्र क्या होता है। वाद पत्र बात करें तो जो प्लेंटिफ होते हैं, अर्थात जो वादी होते हैं, जो वाद को दायर करता है, संस्थित करता है वहाँ पे न्यायालय के समक्ष, तो क्या करता है? वाद पत्र तैयार करता है। उसमें जो भी अपने कथन रहते हैं, ठीक है ना, जो फैक्ट हैं, जो ग्राउंड्स हैं, जिस बिहाफ पे वह क्या करना चाहता है, रिलीफ पाना चाहता है, और जो रिलीफ पाना चाहता है उसको भी, ये सारी चीज़ें इसमें वाद पत्र में लिखी जाती हैं। ठीक है, तो ये किसके द्वारा संस्थित किया जाता है, दिया जाता है? वादी के द्वारा, अर्थात जो प्लेंटिफ होता है। तो इसमें जो पहला रूल है उसमें क्या बताया गया है कि वाद पत्र में अंतर्विष्ट की जाने वाली विशिष्टियाँ, अर्थात जो वाद पत्र है, जो प्लेंट है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की जाएगी, उसमें क्या क्या लिखना होगा, ये सारी चीज़ें बताया गया रूल फर्स्ट में। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे क्या है कि वाद पत्र में निम्नलिखित विशिष्टियाँ होंगी। तो कौन कौन सी होगी? ए नंबर है कि उस न्यायालय का नाम जिसमें वाद लाया गया है। तो सबसे पहले उसमें लिखना होगा कि जिस न्यायालय में वह वाद लाया जा रहा है तो उसका नाम लिखना होगा। जैसे हाई कोर्ट में लाया जा रहा है तो उच्च न्यायालय लिखना होगा। सेशन कोर्ट है, सेशन में सिविल केस तो सेशन में नहीं लगता, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिखनी होगी, उस न्यायालय का नाम। उसके बाद है सेकंड, वादी का नाम, वर्णन और निवास स्थान। प्लेंट होगा, ठीक है ना, वाद पत्र होगा, उसमें वादी का नाम होगा, उसका वर्णन, निवास स्थान अथवा उसका एड्रेस वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें लिखनी होगी। उसके बाद जहाँ तक अविनिश्चित किया जा सके प्रतिवादी का नाम, वर्णन, निवास स्थान। यदि प्रतिवादी का भी नाम पता अगर है आपको, ठीक है आपके पास, तो वहाँ पर जो प्रतिवादी का नाम है, ठीक है ना, उसका वर्णन, उसका निवास स्थान, ये सारी चीज़ें उसमें लिखनी होगी। उसके बाद डी नंबर क्या है कि जहाँ वादी है प्रतिवादी अवयस्क है, विकृत व्यक्ति है, वहाँ पर उस भाव का कथन। अब यहाँ पे चाहे प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, ठीक है, दोनों की बात की जा रही है यहाँ पर, तो उन दोनों में से जो भी यदि अवयस्क है, माइनर हैं, या फिर विकृत अर्थात पागल टाइप के हैं थोड़ी सी, ठीक है ना, मेंटल डिस्टर्ब है, तो उसके बारे में उसका कथन यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद है ई नंबर, वे तथ्य जिनसे वाद हेतु गठित है और कब पैदा हुआ था। अब यहाँ पे वे तथ्य लिखने होंगे, वो फैक्ट लिखने होंगे उस वाद पत्र में जिससे जो वाद हेतु था, जो वाद का कारण था, वो गठित हुआ है। ठीक है ना, जिस तथ्य के कारण, और ऐसा जो हेतुक है वो कब पैदा हुआ है, ठीक है ना, ऐसा जो कॉज ऑफ एक्शन है कब एराइज हुआ है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखनी होगी। ठीक है ना, किस कारण से और कैसे यहाँ पर ये वाद हेतुक उत्पन्न हुआ है। उसके बाद है एफ पॉइंट, यह दर्शित करने वाले तथ्य की न्यायालय को अधिकारिता है। अब यहाँ पे यह चीज़ भी लिखनी होगी उसमें कि जिस न्यायालय में वाद संसित किया जा रहा है, जिसमें वाद पत्र दाखिल किया जा रहा है, उस न्यायालय की अधिकारिता उस केस को सुनने की है। ठीक है ना, वह जो न्यायालय है उस केस को सुनने के लिए सक्षम है। तो यहाँ पर यह भी चीज़ भी दर्शित करनी होगी उस वाद पत्र में। उसके बाद है वह अनुतोष जिसका वादी दावा करता है। अब जो वाद पत्र दाखिल किया जाता है उसमें रिलीफ भी तो मांगेगा, वो वादी होगा, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो भी उसको रिलीफ चाहिए, जो भी अंतोष चाहिए, जो वह चाहता है, यदि मान लीजिए किसी भी प्रॉपर्टी हकदार घोषित किया जाए उसको, तो वहाँ पर यह चीज़ उसको मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, वहाँ पे यह चीज़ डालनी पड़ेगी वाद पत्र में। उसके बाद है आपका एच पॉइंट कि जहाँ वादी ने कोई मुजरा अनुज्ञात किया है या अपने दावे का कोई भाग त्याग दिया है, वहाँ ऐसी अनुज्ञात की गई या त्यागी गई रकम, यदि मान लीजिए वादी ने क्या किया है, कोई मुजरा अनुज्ञात कर दिया है या फिर अपने दावे का कोई भाग त्याग दिया है, तो वहाँ पर ऐसी भी क्या करनी पड़ेगी, ऐसी बातों को अनुज्ञात वहाँ पे करनी पड़ेगी। वहाँ पे ऐसे जो यदि रकम है तो उसको वहाँ पे लिखनी होगी। उसके बाद है अधिकारिता के और न्यायालय फीस के प्रयोजनों के लिए वाद की विषय वस्तु के मूल्य का ऐसा कथन उस मामले में किया जा सकता है।
अर्थात जो अधिकारिता है, ठीक है, और न्यायालय की जो फीस के प्रयोजनों के लिए जो वाद की विषय वस्तु है उसके मूल्य का भी ऐसा कथन वहाँ पे अंतर्विष्ट करना होगा उस वाद पत्र में। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी आपके वाद पत्र में, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है रूल 2, ऑर्डर 7 का रूल 2 क्या कहता है कि धन के वादों में जहाँ वादी धन की वसूली चाहता है, ठीक है ना, किसकी, रिकवरी ऑफ मनी, अर्थात जो उसे धन की वसूली करना चाहता है किसी व्यक्ति से, उसका दावा करता है, तो वहाँ पर जो भी रकम की वसूली चाहता है वो क्या करेगा, वाद पत्र में उसको कथित करेगा कि हम 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 2 लाख रुपये, जितनी भी उसको रकम की वसूली करनी है किसी व्यक्ति से, उस रकम को वहाँ पर वाद पत्र में कथित करनी होगी, उसको लिखना होगा। उसके बाद है रूल 3, यहाँ पर क्या बताया गया है कि जहाँ वाद की विषय वस्तु स्थावर संपत्ति है, ठीक है, यहाँ पर किसके बारे में बात किया जा रहा है, स्थावर संपत्ति अर्थात इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की जा रही है यहाँ पर, कि जहाँ वाद की विषय वस्तु कैसी है, स्थावर संपत्ति है, तो वहाँ पर वाद पत्र में संपत्ति का ऐसा वर्णन करना होगा जो उसकी पहचान कराने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। तो यदि मान लीजिए कोई स्थावर संपत्ति से किसी भूमि से संबंधित यह केस लाया जा रहा है, तो वहाँ पर उस भूमि का इतना वर्णन करना होगा कि जिससे यह पहचान की जा सके कि कौन सी संपत्ति का यहाँ पे केस चल रहा है, ठीक है ना, कौन सी संपत्ति का वाद संसित करना चाहते हैं। और उस दशा में जिसमें ऐसी संपत्ति की पहचान भू व्यवस्थापन है, सर्वेक्षण संबंधी अभिलेख की या सीमाओं की संख्यांकों द्वारा की जा सकती है। वाद पत्र में ऐसी सीमाएं संख्यांक भी निर्दिष्ट होंगे, अर्थात जो संख्यांक होते हैं भूमि से संबंधित, सर्वेक्षण संबंधित जो संख्यांक होते हैं, भू व्यवस्थापन होते हैं, अभिलेख होते हैं, उनकी जो सीमाएं होती है, ठीक है, उससे संबंधित जो संख्यांक दिए जाते हैं तो उसको भी क्या किया जाएगा, उस वाद पत्र में निर्दिष्ट किए जाएंगे। उसके बाद है नियम 9, वाद पत्र ग्रहण करने पर प्रक्रिया। यदि वाद पत्र है, प्लेंट है, उसको ग्रहण कर लिया जाता है न्यायालय के द्वारा, तो वहाँ पर क्या प्रोसीजर अपनाई जाएगी यह बताया गया है कि जहाँ न्यायालय आदेश करता है कि प्रतिवादियों पर समनों की तामील आदेश 5 के नियम 9 में उपबंधित रीति से किया जाए, ठीक है। ऑर्डर 5 का रूल 9 हम पढ़ चुके हैं, ऑर्डर 5 जब हम पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यदि न्यायालय ऐसा आदेश करता है कि यदि बात संसित कर लिया गया है तो वहाँ पर प्रतिवादियों पर समन की तामील की जाए, और ऑर्डर 5 के रूल 9 में उपबंधित रीति से किया जाए, अर्थात जो आदेश 5 के नियम 9 में प्रोविजंस दिए गए हैं उसी रीति से यहाँ पे समन की तामील की जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर वह वादी को निर्देश देगा, कौन, न्यायालय ऐसा निर्देश देगा कि वह ऐसे आदेश की तारीख से 7 दिन के भीतर सादे कागज़ पर वाद पत्र की उतनी प्रतियाँ जितने की प्रतिवादियों पर समनों के लिए अपेक्षित फीस के साथ प्रस्तुत करे, अर्थात जो भी यहाँ पे फीस लगेगी उसको भी, और जितने प्रतिवादी हैं उतनी प्रतियों में क्या किया जाए, वहाँ पे समन की तामील की जाए, और जो भी अपेक्षित फीस है तो उसको भी प्रस्तुत किया जाए। ऐसा आदेश कौन करेगा, न्यायालय करेगा वादी को। भाई यहाँ पे बात तो प्रस्तुत हो गया, वाद पत्र भी ग्रहण हो गया, लेकिन जब तक न्यायालय अपोजिट पार्टी को सुनेगा नहीं, ठीक है ना, अपोजिट पार्टी को सूचना नहीं जाएगी तो कैसे पता चलेगा उनको, तो यहाँ पे समन की तामील की जाएगी, और ऑर्डर 5 और रूल 9 के तहत किया जाएगा क्या, समन की तामील। उसके बाद है आपका नियम 10। नियम 10 क्या कहता है कि वाद पत्र का लौटाया जाना। जो वाद पत्र दाखिल किया गया, ऊपर तो हमने पढ़ा कि वाद पत्र का ग्रहण किया जाए, न्यायालय क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, लेकिन यहाँ पर वाद पत्र को कब लौटाया जा सकता है, यहाँ पे है कि नियम 10 का के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके अधीन रहते हुए वाद पत्र वाद के किसी भी प्रक्रम में, अर्थात जब वाद चल रहा है तो उसके किसी भी स्टेज पर न्यायालय क्या कर सकता है, न्यायालय में उपस्थित किए जाने के लिए लौटा दिया जाए जिसमें वाद संसित किया जाना चाहिए था। यदि मान लीजिए किसी भी न्यायालय में जो वाद संसित किया गया है, वाद पत्र वहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, न्यायालय को किसी भी स्टेज पर ऐसा लगता है कि वहाँ पर संसित नहीं किया जाना था, किसी अन्य न्यायालय में किया जाना था, ठीक है, तो वहाँ पर क्या कर सकता है, वाद पत्र को लौटा सकता है। उसके बाद है स्पष्टीकरण, यहाँ पे बताया गया है कि शंकाओं को दूर करने के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि अपील या पुनरीक्षण न्यायालय वाद में पारित डिक्री को अपास्त करने के पश्चात इस उपनियम के अधीन वाद पत्र लौटाए जाने का निर्देश दे सकेगा, ठीक है। यदि मान लीजिए कोई डाउट है उसको दूर करने के लिए न्यायालय द्वारा क्या किया सकता है, घोषित किया जाता है कि अपील या पुनरीक्षण न्यायालय, अर्थात जो अपील न्यायालय है या फिर पुनरीक्षण न्यायालय है, उसमें वाद में पारित डिक्री को पास करने के पश्चात,
ठीक है। जो वाद है, जो केस है, उसमें यदि डिक्री को अपास्त करने के पश्चात कोई इस नियम के अधीन वाद पत्र लौटाए जाने का निर्देश दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे डाउट को दूर करने के लिए भी क्या किया जा सकता है, वाद पत्र को लौटाया जा सकता है किसमें, अपील और पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा। यदि डिक्री पारित की गई है और उसको अपास्त करने के पश्चात ऐसा किया जा सकता है। उसके बाद है यहाँ पे सेकंड कि वाद पत्र को लौटाए जाने पर क्या प्रक्रिया होगी। तो न्यायाधीश वाद पत्र के लौटाए जाने पर उसके उपस्थित किए जाने की और लौटाए जाने की तारीख, जब वाद पत्र वह लौटाता है न्यायालय, तो वहाँ पर क्या करेगा, उसमें लिखेगा, क्या क्या लिखेगा, जो उपस्थित हैं, ठीक है ना, जो उपस्थित किया जा रहा है उसको उपस्थित किए जाने की और लौटाए जाने की तारीख, अर्थात जब वाद पत्र संशोधित किया गया था तब की तारीख, और जब वह वाद पत्र को लौटा रहा है उसकी तारीख क्या करनी होगी, उपस्थित करने वाले पक्षकार का नाम और उसके लौटाए जाने के कारणों को संचित पृष्ठांकित करेगा। तो यहाँ पे 4 चीज़ें बताई गई हैं। कौन कौन सी, जो उपस्थित किए जाने की, अर्थात क्या, वाद पत्र, जब वाद पत्र उपस्थित किया गया तब उसके लौटाए जाने की तारीख, वहाँ पर उपस्थित करने वाले पक्षकार का नाम, ठीक है, जो पक्षकार है जिसने वैसा प्रस्तुत किया था वाद पत्र, उसका नाम और उसके लौटाए जाने के कारणों को, ये 4 चीज़ें बताई गई हैं। इसका संक्षिप्त वहाँ पे कथन करेगा कौन, न्यायाधीश, जब वाद पत्र को लौटाता है। उसके बाद है नियम 10 का, ठीक है ना, 10A में क्या बताएगा कि जहाँ वाद पत्र उसके लौटाए जाने के पश्चात फाइल किया जाता है, अर्थात जब वाद पत्र लौटा दिया जाता है उसके बाद वह यदि कोई केस फाइल किया जाता है तो वहाँ पर न्यायालय में उपसंजाति के लिए तारीख नियत करने की न्यायालय की शक्ति है। न्यायालय क्या करेगा, ऐसी एक तारीख नियत करेगा, जब वहाँ पर वाद पत्र लौटा दिया जाता है उसके बाद दोबारा केस फाइल किया जाता है तो वहाँ पर न्यायालय क्या करेगा, उपसंजाति के लिए एक तारीख नियत करेगा। वहाँ पर इस न्यायालय को ऐसी पावर दी गई है। तो इसका फर्स्ट उपनियम क्या है कि जहाँ किसी वाद में प्रतिवादी के उपसंजात होने के पश्चात न्यायालय की राय है कि वाद पत्र लौटाया जाना चाहिए, वहाँ ऐसा करने से पूर्व वादी को अपने विनिश्चय की सूचना देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यदि मान लीजिए जो वाद पत्र प्रस्तुत किया गया उसके बाद में जो प्रतिवादी था वह उपसंजात हो गया, वहाँ पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो जाता है। उसके बाद ये न्यायालय को ऐसा लगता है, न्यायालय की ऐसे राय है कि वाद पत्र को लौटा दिया जाना चाहिए, तो वहाँ पर क्या करेगा, उस वाद पत्र को लौटा देगा, लेकिन उससे पहले ऐसा करने से पूर्व वादी को अपने विनिश्चय की सूचना देनी होगी। किसको, न्यायालय को। उसके बाद है सेकंड, जहाँ वादी को उपनियम 1 के अधीन दी गई हो, ठीक है, यदि जो वादी को उपनियम 1 के अधीन दी गई हो वहाँ पर वादी न्यायालय से क्या करेगा, उस न्यायालय को निर्दिष्ट करते हुए जिसमें वाद पत्र को लौटाए जाने के पश्चात वाद पर प्रस्तुत करने की प्रस्तावना करता है। ठीक है ना, यदि मान लीजिए जो उपनियम 1 के अधीन जो वादी का वाद पत्र लौटा दिया जाता है तो वहाँ पर उसमें न्यायालय वादी क्या कर सकता है कि न्यायालय को निर्दिष्ट करते हुए, ऐसा बताते हुए कि जिसमें वाद पत्र लौटाए जाने के पश्चात वाद पर प्रस्तुत करने की प्रस्तावना करता है, अर्थात वाद प्रश्न जो प्रस्तुत करना है उसके लिए फिर से वहाँ पे क्या करता है, ऐसी प्रस्ताव रखता है, वहाँ पे प्रस्तावना करता है न्यायाधीश के समक्ष। या फिर बी नंबर क्या है, ये प्रार्थना करते हुए कि न्यायालय उक्त न्यायालय में पक्षकारों की उपसंजाति के लिए तारीख नियत करे, अर्थात वादी क्या कह सकता है कि जो उक्त न्यायालय है वहाँ पर पक्षकारों की उपस्थिति के लिए एक तारीख नियत करे, ये चीज़ें बताएगी। उसके बाद सी नंबर क्या है कि ये अनुरोध करते हुए कि इस प्रकार नियत तारीख की सूचना उसे और प्रतिवादी को दी जाए, अर्थात जब यह तारीख नियत की जाएगी न्यायालय के द्वारा तो उसकी सूचना वादी को और प्रतिवादी को भी दी जाए। उसके बाद है यहाँ पे उपनियम 5, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जहाँ न्यायालय वादी द्वारा उपनियम 2 के अधीन किए गए आवेदन को मंजूर कर लेता है। ठीक है, तो जो उपनियम 2 अभी हमने ऊपर पढ़ा तो वहाँ पर यदि न्यायालय क्या करता है, ऐसे आवेदन को मंजूर कर लेता है तो वहाँ पर वादी वाद पत्र लौटाए जाने के आदेश के विरुद्ध अपील करने का हकदार नहीं होगा। ठीक है, अपील करने का हकदार कब होगा, जब यहाँ पे उपनियम 2 के अधीन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता न्यायालय के द्वारा। यदि ऐसा आवेदन मंजूर कर लिया जाता है तो वहाँ पर अपील नहीं कर सकता वादी, इसके अगेंस्ट वाद पत्र लौटाए जाने के आदेश के अगेंस्ट में। उसके बाद है नियम 11, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वाद पत्र का नामंजूर किया जाना। वाद पत्र का जो है वो नामंजूर कब किया जाएगा, तो वाद पत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा। तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशन से कौन सी ऐसी दशाएं हैं नीचे बताई गई हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है कि जहाँ वह वाद हेतु प्रकट नहीं करता,
अर्थात जो वाद पत्र है जो प्रस्तुत किया गया था वह वाद हेतु प्रकट नहीं करता है कि किस चीज़ के लिए वहाँ पे जो वाद है वो अराइज हुआ है, ठीक है ना, कॉज ऑफ एक्शन कैसे अराइज हुआ, ठीक है ना, कॉज ऑफ एक्शन है क्या, ये सारी चीज़ें प्रकट ही नहीं हो रही है उस वाद पत्र से। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, वाद पत्र को नामंजूर कर दिया जाएगा। उसके बाद है बी नंबर, जहाँ दावा की अंतोष का मूल्यांकन कब किया गया है, अर्थात जो दावा किया गया है जिस अंतोष का उसका मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है। और न्यायालय यदि ऐसा उसको बताता है, ठीक है ना, ऐसी अवधि बताई गई है जिसके अंतर्गत क्या किया जाए, उस वादी के द्वारा जो मूल्यांकन की गई है, ठीक है ना, कम किया गया है मूल्यांकन, उसको ठीक किया जाए, ऐसा अपेक्षा कौन करेगा, न्यायालय करेगा। और यदि ऐसी अपेक्षित समय के भीतर यदि वादी ऐसा नहीं करता है तो वहाँ पर, ठीक है ना, वहाँ पर यदि ऐसा असफल रहता है तो वहाँ पर वाद पत्र नामंजूर कर दिया जाएगा। उसके बाद है सी नंबर, जहाँ दावाकृत अंतोष का मूल्यांकन ठीक है, ठीक है ना, जहाँ मूल्यांकन तो ठीक है यहाँ पर किसी भी वाद पत्र में जो अंतोष मांगा गया है, लेकिन वहाँ पर जो स्टाम्प है वो अपर्याप्त स्टाम्प पर लिखा गया है। मान लीजिए 100 रुपये के स्टाम्प पर लिखना था, वहाँ पर 50 रुपये के स्टाम्प पर लिख दिया गया है, तो वहाँ पर ही क्या है, ऐसा वाद पत्र नामंजूर कर दिया जाएगा। उसके बाद है डी नंबर, जहाँ वाद पत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है, अर्थात जो वाद पत्र दाखिल किया गया है वादी के द्वारा, उससे यदि न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि जो वाद है वो किसी विधि द्वारा वर्जित किया गया है, कि ऐसा वाद एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, एडमिट नहीं किया जाएगा न्यायालय में, ठीक है ना, ऐसे किसी विधि में किसी एक्ट में ऐसा बताया गया है, तो वहाँ पर ऐसे वाद पत्र नामंजूर कर दिया जाएगा। उसके बाद है ई नंबर, कि जहाँ 2 प्रतियों में फाइल नहीं किया जाता, अर्थात जो वाद पत्र है वो 2 प्रतियों में फाइल किया जाता है, एक जो डिफेंडेंट है उसके लिए एक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि जब 2 प्रतियों में फाइल नहीं किया जाता है तो वहाँ पर वाद पत्र नामंजूर कर दिया जाता है। उसके बाद है जहाँ वादी नियम 9 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है, अर्थात जो रूल 9 बताया गया है उसमें यदि उसके प्रोविजंस का पालन करने में क्या रहता है, असफल रहता है वादी, तो वहाँ पर भी उसका जो वाद पत्र है जो उसने संशोधित किया है उसको भी नामंजूर किया जा सकता है। उसके बाद आता है आपका रूल 12, यहाँ पे बताया गया वाद पत्र के नामंजूर किए जाने पर प्रक्रिया, अर्थात जब वाद पत्र नामंजूर कर दिया जाता है तो वहाँ पर क्या प्रोसीजर अपनाई जाएगी न्यायालय के द्वारा। तो जहाँ वाद पत्र नामंजूर किया जाता है वहाँ न्यायालय इस भाव का आदेश कारणों सहित अभिलिखित करेगा, अर्थात जब वाद पत्र नामंजूर करता है न्यायालय तो वहाँ पर अपने कारणों को अभिलिखित करता है कि किस कारण से, किस भाव से वह क्या कर रहा है, वाद पत्र को नामंजूर कर रहा है। उसके बाद है रूल 13। रूल 13 में बताया गया है कि जहां वाद पत्र की नामंजूरी से नए वाद पत्र की उपस्थिति किया जाना प्रभावित नहीं होता है, ठीक है, जब वाद पत्र नामंजूर कर दिया जाता है तो जो नए वाद पत्र उपस्थित किए जाने से उसको मना नहीं किया जाएगा, यह बताया गया है रूल 13 में। यहाँ पे क्या है कि इसमें इसके पूर्व वर्णित आधारों में से, अर्थात जो रूल 13 है उसके पहले जितने भी ऐसे आधार बताए गए हैं उसमें से किसी पर भी वाद पत्र नामंजूर किए जाने पर केवल नामंजूरी के ही कारण वादी उस पर वाद हेतु के बारे में नया वाद पत्र उपस्थित करने से प्रभावित नहीं हो जाएगा, अर्थात नया वाद पत्र क्या कर सकता है, वहाँ पे प्रस्तुत कर सकता है, नया वाद ला सकता है। यहाँ पे यदि किसी कारण नामंजूर कर दिया गया है वाद पत्र को, उस कारण से, ठीक है, नामंजूरी के ही कारण से उसी वाद हेतु पर नया वाद लाने से उसे मना नहीं किया जाएगा तो वादी को। तो ये रहा आपका ऑर्डर 7। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ऑर्डर 7। यदि आपको समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।